हेलो नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी दोस्तों के साथ कि बीए जो हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम है हमारा दिसंबर 2023 में जो है सभी यूनिवर्सिटी लेने वाली है। जैसे कि LNU यूनिवर्सिटी हो गई, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गई, यानी कि बिहार के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उस सभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है एक ही जैसा होगा। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन आंसर का इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो सभी क्वेश्चन को क्लियर करवाता चलूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बच्चों, मैं आप सभी को आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूं। जैसा कि अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने या कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल है ही नहीं जिसने करवाया हो, तो मैं आपको इसलिए करवाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और इतना समय नहीं बचा है कि हम पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकें। तो इसीलिए मैं आपको VVI से जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवाता चलूँगा जैसे जैसे समय मुझे मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका एग्ज़ाम से पहले सभी जो भी मैंने आपको बताया है वो सभी बुक आपको पिछले वाले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। वो सभी बुक का मैं जो आपको है वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा और सभी चीज़ों को आपको जो है मैं बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि ये जो है सेशन 2023 से 27 है, यानी कि 2023 से 27 जो सेशन हमारा नया चल रहा है जो कि CBSE पैटर्न पर है, उसी सेशन को आज हम करवाने वाले हैं। ठीक है, ये प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट के लिए जो है वीडियो आएगी आपके इस चैनल पर। ठीक है, इसकी तैयारी मात्र आपको 15 से 20 दिन के अंदर में आपको पूरी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करा दी जाएगी। तो ये जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होने वाला है, जो कि हमारा ये जो अभी वीडियो जो बन रहा है ये वीडियो जो है हमारा हिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें से आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन आज मैं पहली वीडियो में कराऊंगा। आने वाली 5 से 7 वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर 30 से 40 क्वेश्चन करवा दूँगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है अभिलेख। अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अभिलेखों के जो महत्व है उस पर जो है हमें प्रकाश डालना है। तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक सेकेंड, इसका आंसर है कि अभिलेखों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो प्राप्त होती है, क्योंकि अभिलेख जो है वह एक ऐसा माध्यम है या संसाधन है जिसमें कि पुराने समय के राजाओं द्वारा किए गए कार्यों का संपूर्ण वर्णन जो है वो हमें प्राप्त होता है, जिससे पुरातात्विक इतिहास की हमें जो है जानकारी बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि किसी अभिलेखों और पुरातात्विक समय के मंत्री, ऋषियों और तमाम ज्ञानी व्यक्ति द्वारा लिखी गई बातों और समाज में किए गए श्लोकों यानी दिए गए श्लोकों को अन्य ऐसी पत्थरों या दीवारों पर लिखा गया है जिससे कि वह लंबे समय तक आने वाले पीढ़ियों के लिए मिल सके, यानी कि उसका प्रयोग जो है आने वाली पीढ़ी जो है कर सके एक इतिहास के रूप में। ठीक है, यही हमारा जो है अभिलेखों का जो है महत्व है, जैसा कि आपने चैप्टर में दिया गया है, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यही हमारा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें हमारा आ जाता है अभिलेखों के लिए, अभिलेखों में सबसे पहला हमारा आता है शिलालेख। शिलालेख आ जाता है। शिलालेख जो है पहला शिलालेख आ जाता है, उसके बाद आ जाता है स्तंभलेख। स्तंभलेख के बाद आ जाता है ताम्रपत्र लेख, उसके बाद आता है गुहा लेख, उसके बाद मूर्ति लेख। ये सभी जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेख है, जिस पर कि अनेक राजाओं द्वारा अपनी साहित्यिक और धार्मिक चीज़ों का जो वर्णन जो है वो किया गया, जिससे हमें काफ़ी सारी जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। तो शिलालेख में क्या कहा जा रहा है कि भारत के प्राचीनतम शिलालेखों में अशोक के शिलालेख इतिहास निर्माण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वह माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्तंभलेख। स्तंभलेख क्या बताते हैं? तो स्तंभलेख में जो है अशोक, समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय आदि के जो है
स्तंभ लेख जो हैं वह लेखों के महत्व का जो है अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि इनके अभाव से हमारे इतिहास का जो निर्माण है वह संभव नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर किया गया तो इतिहास की जानकारी जो है हमें अपूर्ण लगेगी, यानी कि इतिहास की जानकारी हमें पूरी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है कि ताम्रपत्र लेख में प्राचीन कालीन भारत में जब राजा द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि दान अथवा पारितोषिक देने की घोषणा की जाती थी तो इसका जो है विवरण ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कर संबंधित व्यक्तियों को दे दिया जाता था। यह एक प्रकार का दस्तावेज का कार्य करता था, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट है कि मूर्ति लेख क्या बताता है कि पुरातात्विक स्रोतों की दृष्टि से मूर्ति लेख जो है ऐतिहासिक रूप से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है और मूर्ति लेख में मूर्तियों के शीर्ष अथवा ऊर्ध्वभाग पर कभी कभी जो है कुछ लेख भी उत्कीर्ण लिखे हुए यानी कि उत्कीर्ण किए हुए यानी कि लिखे हुए जो है हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का इतिहास के स्रोत के रूप में क्या महत्व है, यानी विदेशी जो यात्री थे उनके जो यात्रा वृत्तांत था उनका इतिहास के स्रोत के रूप में क्या महत्व है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हमें जो है यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन लोगों का हमारे भारत के प्रति एवं यहाँ की रह रही रियासतों के बारे में क्या मत है। साथ ही हम जान पाते हैं कि उस समय हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था व्याप्त थी, यानी किस प्रकार से लोग जो है अपने जीवन यापन किया करते थे। साथ ही उन सभी यूनानी, चीनी, फारसी यात्रियों के द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, यानी उसकी रचना की गई है। साथ ही वह जो है वह यहाँ पर एक अनुस्वार होगा, वह यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म, जैन धर्म की पीढ़ी के लिए भी आए, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पीढ़ी के शिक्षा देने के लिए जो है यहाँ हमारे भारत में जो है अनेक विद्वान, अनेक जो है लेखक यहाँ आए, ठीक है ना। कुछ तो यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रतियाँ ले गए, यानी कि बौद्ध धर्म की जो ऐतिहासिक जो छवि जो एक मतलब कि प्रतियाँ यानी उसकी जो फोटो कॉपी होती है वो जो लिखी हुई थी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में, उसे जो है वह बौद्ध धर्म के प्रतियों को कुछ ले गए, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें जो है इससे यह पता चलता है कि हमारे भारत जो है वह पहले कितना विश्व में विख्यात था, यानी कि चीनी यात्रियों के नाम कुछ इस प्रकार थे कि फाहियान, चीनी यात्री का नाम है कुछ ये, जिसमें से पहला है फाहियान, उसके बाद हेनसांग, संयुगन, इत्सिंग। इनकी पुस्तक थी फोक यू की और सी यू की। ये जो पुस्तक है, फोक यू की जो पुस्तक है ये फाहियान की थी और सी यू की जो पुस्तक है ये जो है हेनसांग की थी, ठीक है ना। संयुगन और इत्सिंग जो थे वो यहाँ से जो है शिक्षा ग्रहण करके गए और कुछ यहाँ से जो है बातों की जो फ़ोटोकॉपी होती है उसको, यानी जो प्रतियाँ होती है उसको जो ले गए थे। इन्होंने कोई बुक की रचना नहीं की थी, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर हमें क्वेश्चन क्या बताता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें बताता है कि भारत के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, यानी कि भारत के जो साहित्य थे, जो साहित्य विरासतें थी, उन सभी स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के साहित्यिक स्रोतों में हमें धार्मिक एवं गैर धार्मिक विषयों का वर्णन जो है वो मिलता है। साहित्यिक स्रोतों का अर्थ होता है कि साहित्य से संबंधित विषय या अधिकांशतः साहित्य से ही है। इसका कारण यह है कि प्राचीन भारत में धर्म का जो व्यापक प्रभाव है वह रहा है, ठीक है। इन धार्मिक ग्रंथों में साहित्य से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सामग्रियां भी हमें प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि इन्हें जो है
प्राचीन इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। यानी ये सभी धार्मिक ग्रंथ जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत जो है वह माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जो है लिखा गया है पुरानी रियासतों के समय में, ठीक है ना। तो बच्चों, अगर आप सभी चाहते हैं कि इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर लूँ, तो आप हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहाँ पर इसका PDF जो है पोस्ट कर दिया है आप सभी के सहूलियत के लिए, ठीक है ना। इसका जो लिंक है वो आपको हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें हमारा ब्राह्मण ग्रंथों में आ जाएगा वेद। पहला हो जाता है वेद। वेद क्या है? वेद क्या कहता है? ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में वेद का प्रथम स्थान है। वेद की गणना जो है विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में की जाती है। वेद विश्व की जो है प्रथम रचना है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान है। प्राचीन भारतीय ऋषियों का ज्ञान वेदों में समाहित है, ठीक है। वेद संख्या में 4 हैं और ऋग्वेद जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, कुल मिलाकर 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में से ये 3 जो वेद हैं इसे हम त्रिवेद के नाम से भी जानते हैं। अथर्ववेद जो है वो बाद में आए थे, लेकिन हम कुल मिलाकर यही कहते हैं कि वेद की जो संख्या है, यानी वेदों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 4 है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछें कि त्रिवेद के क्या क्या नाम है, तो त्रिवेद में सिर्फ आप ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जहाँ पर हो उसी पर टिक कीजिएगा। अथर्ववेद जो है त्रिवेद के अंतर्गत यानी नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रचना जो है काफ़ी समय बाद हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उपनिषद। उपनिषद क्या कहता है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ जो है समीप बैठना है। इन ग्रंथों में दर्शन तथा अध्यात्म का गंभीर चिंतन जो है वह हमें देखने को मिलता है। इनका मुख्य विषय जो है वो ज्ञान है कि जिज्ञासा और परम ब्रह्मा की स्थापना है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मा यानी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दी गई विद्या भी माना जाता है। बात करें पुराण की, तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। इसके अंतर्गत जो है धर्म, यानी कि इसके अंतर्गत धर्म, इतिहास, आख्यान आदि समस्त इतिहास आते हैं। इनकी रचना जो है वह महाकाव्यों के समकालीन प्रतीत होती है। पुराणों में आदिकाल से गुप्त काल तक की ऐतिहासिक सामग्रियां प्राप्त होती हैं। पुराण की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 18 है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से जो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड, भागवत, भविष्य और अग्नि ही जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम जैन एवं बौद्ध ग्रंथ के बारे में आगे बताया गया है, जिसमें कि जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रचुर सामग्रियाँ जो है वह समाहित है। राजबल्ली पांडे लिखते हैं, एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिना जैन ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जैन ग्रंथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में माने जाते हैं, ठीक है। आगे हमारा है जातक, जो कि बौद्ध धर्म के तरफ से ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें जातक है। तो बौद्ध ग्रंथों में जातकों का प्राचीनतम माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जो जातक है उसको प्राचीनतम माना जाता है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। जब वे बौद्धित्व की स्थिति में थे तब जातक कथाओं की संख्या जो है 549 है, यानी थी। इस कथाओं में संकलित समाज का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। संकलित समाज का वर्णन जो है देखने को मिलता है किसमें? तो जातक ग्रंथ में, ठीक है। तो हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो ये आपको जो है 5 नंबरी जिसको कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें आपको इसको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इतिहास का अध्ययन, वाकई में इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों करें हम इतिहास का अध्ययन? ये बहुत ही रोचक सब हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है
इतिहास से हमें काफ़ी सारी बातों की जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है और उसमें से पुरातात्विक स्रोतों से मिली जानकारी के माध्यम से हम वर्तमान समाज में उपयोग करके जो पुरातात्विक जानकारी मिलती है उसे हम वर्तमान समाज में उपयोग करके अपने कार्य को पूरा करते हैं। जो भी इतिहास से हमें मिली है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो उदाहरण है वह कृषि। यहाँ पर का होगा बच्चों, मिस प्रिंट हो गया है, आप लिख लीजिएगा। जब आप अगर नोट्स बनाइएगा तो आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। कृषि यानी इसका उदाहरण है कृषि है इसका उदाहरण, ठीक है। यह भी एक ऐसी पद्धति है। कौन सी एक पद्धति? कृषि एक ऐसी पद्धति है जो कि पुरानी समस्याओं यानी पुरानी समयों में हमारे पूर्वजों के द्वारा दी जाती थी। इसके माध्यम से ही आज के समय में सभी मनुष्य के मुख में भोजन प्राप्त होता है। यानी कि कृषि जो है वो एक ऐसी पद्धति है जो कि पुराने समयों में हमारे पूर्वजों द्वारा की जाती थी, ठीक है। इसके माध्यम से ही आज के वर्तमान समय में जो है हम सभी मनुष्य के भोजन में, हम सभी व्यक्तियों के भोजन में जो यानी कि मुख में जो है भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। मुख में भोजन प्राप्त होता है। अगर माना जाए कि कृषि पद्धति जो कि एक इतिहास है उसे हम न जाने तो मानव का क्या अस्तित्व होगा। जैसा कि उस समय के पशु पक्षी, लिपि, अभिलेख, इमारतें और उसमें मिले अवशेषों से हमें अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। और वाकई में कृषि पद्धति जो है वो एक ऐतिहासिक पद्धति है जिससे हमें ऐतिहासिक चीज़ों से पता चलता है कि कृषि पद्धति यानी कृषि का कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्कों का ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिक्कों का महत्व को स्पष्ट करें। सिक्कों के महत्व को स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्कों के महत्व जो है कुछ इस प्रकार है कि अभिलेखों की भांति मुद्राएं भी इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में सहस्त्रों मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं विभिन्न धातुओं की बनाई जाती थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा और मिश्र धातु, यानी कि कई धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनते हैं, यानी मिश्र धातुओं से, ठीक है। साथ ही अभिलेखों के समान मुद्राएं भी अस्थायी और परिवर्तनशील और प्रमाणिक स्रोत है। यानी कि जिस तरह से अभिलेख एक परिवर्तनशील और एक प्रमाणिक स्रोत है, उसी प्रकार से मुद्राएं भी जो है अभिलेखों के समान जो है अस्थायी और अपरिवर्तनशील, यानी कभी परिवर्तित नहीं होती, अपरिवर्तनशील जो है प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। कौन? तो मुद्राएं, ठीक है बच्चों। यानी उनसे जो है तिथि के निर्णय करने में सहायता भी हमें मिलती है। किनसे? तो मुद्राओं से। अनेक शासकों और राजवंशों के विषय में केवल मुद्राओं से ही सूचना प्राप्त होती है। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी तथा शासकों के इतिहास का मुख्य आधार जो है मुद्राएं हैं। इन शक शासकों तथा बैक्टीरिया के शासकों के संबंध में अन्य स्रोतों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। यानी बैक्टीरिया एक शासक थे जिनके संबंध में जो है अन्य किसी चीज़ से हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है। सिर्फ और सिर्फ मुद्रा यानी कि जो सिक्के होते हैं, जो सिक्के पर अंकित जो चित्र बने होते हैं या जो बातें लिखी होती है, उनसे हमें इस यानी बैक्टीरिया साम्राज्य यानी बैक्टीरिया शासक के बारे में जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। अन्य और किसी चीज़ से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि जो है सिक्कों से प्राप्त होती है, ठीक है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उच्च कोटि के कलात्मक सिक्के प्रथम बार
बैक्टीरिया के यूनानी शासकों द्वारा ही आरंभ किए गए थे। ठीक है, पहली बार इन सिक्कों पर जो है शासकों के नाम तथा किसी किसी पर तो उनका चित्र भी अंकित किया हुआ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि मुद्राओं के आधार पर गुजरात के शक क्षत्रपों का 3 शताब्दियों का जो इतिहास है वह निर्मित किया जा सका है। यानी कि मुद्राओं के आधार पर यानी सिक्कों के आधार पर ही गुजरात के जो शक क्षेत्रप थे उनके 3 शताब्दियों का जो है इतिहास जो है उसे जो है लिखा गया, यानी इतिहास का निर्माण किया गया। कुषाणों के इतिहास में भी सिक्कों की भूमिका जो है एक निर्णायक है। प्राचीन भारत में गणराज्यों जैसे मालवा और योधेय आदि के इतिहास पर मुद्राएं द्वारा प्रचुर प्रकाश पड़ता है। यानी कि इस मुद्रा यानी सिक्कों से प्रचुर मात्रा में जो प्रकाश जो है हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मुद्राएं यानी सिक्के जो है वह हमारे भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो बच्चों, आपको मैंने जैसा कि 5 क्वेश्चन करवा दिया है, आने वाली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।